दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 16 के बारे में, जहां पर मैंने इससे पहले आपको ग्रुप 15, ग्रुप 14 और ग्रुप 13 ऑलरेडी उनकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 के बारे में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, मैं ज़्यादा रीजनिंग एक्सप्लेन करूँगा नहीं, क्योंकि पता है कि परसों ही नीट का एग्ज़ाम है, तो अपन इतना टाइम नहीं दे सकते रीजनिंग के ऊपर। इसलिए अभी के लिए सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको देख लीजिए। बाकी इसका रीजनिंग वाला जो वीडियो होगा या इसका जो डिटेल्ड वन शॉट होगा वो मैं बाद में कभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप बस इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हो। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है उनमें कौन कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवर्मोरियम। याद करने का तरीका, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो लव से, ठीक है। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिवर्मोरियम, ठीक है। नेक्स्ट वही बात करें तो इनको कैल्कोजेंस बोला जाता है, क्योंकि ये ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ओर क्या होते हैं? जो कि रॉक्स होते हैं ना, मतलब लाइक नॉर्मल रॉक्स होते हैं, उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उन रॉक्स का फॉर्मेशन करते हुए नजर आते हैं। क्रूड मटेरियल्स फॉर द एलिमेंट्स कह सकते हो आप ओर को, ठीक है। वहीं पर अगर ग्रुप 15 की बात करें तो इनको निकोजेंस बोला जाता है, निकोजन। और वहीं ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो उनको कैल्कोजेंस बोला जाता है, कैल्कोजन। और वहीं ग्रुप 17 की अगर बात करें तो उनको हैलोजेंस बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इनके अकरेंस की बात कर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट है। अगर फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्सीजन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करें तो वो सिलिकॉन है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करें तो वो एल्यूमिनियम है। अभी तक हमने रिसेंट जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें सब में ये बात करी है हमने। नेक्स्ट ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 46.6% बाई मास इन द अर्थ क्रस्ट देखने को मिलता है। वहीं पर अगर ड्राई एयर की बात करें तो वो 20.946% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम कंटेन करता हुआ नजर आता है। रफली इसको 21% बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। नेक्स्ट अगर हम सल्फर की बात करें, अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03 to 0.1%, और ये बहुत ही लो है, यानी कि सल्फ़र की अबंडेंस बहुत कम है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ये प्राइमरली हमें सल्फेट्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि जिप्सम हो गया CaSO4.2H2O, इप्सम सॉल्ट हो गया MgSO4.7H2O, बेराइट हो गया BaSO4। अच्छा, सल्फेट्स क्या होता है? सल्फेट्स होता है SO4 2-, ठीक है, ये सल्फेट्स होता है। वहीं अगर सल्फाइड्स की बात करें, ये सल्फाइड्स के केस में कैसे मिलता है? सल्फाइड होता है S2-, ठीक है। जैसे गलीना के फॉर्म में PbS, जिंक ब्लेंड के फॉर्म में ZnS और कॉपर पायराइट CuFeS2 के फॉर्म में, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ सल्फर आर आल्सो फाउंड इन द वॉल्केनोस, ये वॉल्केनो में इसके ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर ऑर्गेनिक मैटर जैसे बात करें एग्स की, प्रोटीन्स की, या गार्लिक यानी लहसुन प्याज की, मस्टर्ड की, हेयर की और वुल की, तो इनमें भी सल्फर देखने को मिलता है। वहीं अगर सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम मेनली मेटल सेलेनाइड के फॉर्म में मिलता है सल्फाइड ओर में, यानी सल्फाइड ओर के अंदर मेटल सेलेनाइड के फॉर्म में सेलेनियम देखने को हमें मिलता है। वहीं अगर हम टेल्यूरियम की बात करें तो फाउंड एज मेटल टेल्यूराइड इन सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर में अगर मेटल टेल्यूराइड देखने को मिला तो वहाँ से आप टेल्यूरियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पोलोनियम की बात करें तो नेचर में ये डीके प्रोडक्ट ऑफ द थोरियम एंड द यूरेनियम मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, यानी कि जब थोरियम और यूरेनियम के न्यूक्लियस डीके होता है, यानी न्यूक्लियस जब उनका टूटता है तो उसके अंदर से हमें पोलोनियम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लिवर्मोरियम की बात करें तो लिवर्मोरियम जो है वो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सिंथेटिक यानी कि वो है मैन मेड, ठीक है, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर इसका 116 है, एटॉमिक मास 292, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 7s2 7p4। क्योंकि इनका अगर आगे बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसका हाफ लाइफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, यानी ये बनते ही तुरंत खत्म हो जाता है। इसका लिवर्मोरियम का हाफ लाइफ जो है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP4 हो जाता है। NH2 NP4 होने के बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए N=2 हो जाता है, यानी कि 2s2 2p4 हो जाता है। वहीं अगर आप लिवर्मोरियम की बात करोगे, लिवर्मोरियम की, तो इनका जो N=7 होता है, दैट्स वाई दे आर 7s2 7p4, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज़ के बारे में। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो टॉप से बॉटम में इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा साइज जो है वो बढ़ता जाता है, यानी ऑक्सीजन सबसे छोटा और पोलोनियम सबसे बड़ा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें।
नेक्स्ट अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती नजर आती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट सेल पे कम होता जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आसान होता जाएगा। दैट्स वाई जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आता है और डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का और फिर पोलोनियम का। हम ज़्यादा लिबरमोरियम की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि लिबरमोरियम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसका हाफ लाइफ है, जल्दी बनता है जल्दी टूटता है, तो उसके बारे में ज़्यादा प्रॉपर्टीज नोन नहीं है। इसका भी देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा। वहीं अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की बात करें तो ज़्यादा होती है ग्रुप 16 से। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल देखने को मिलता है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सिमेट्री ऑलवेज लीड टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री ऑलवेज लीड टू स्टेबिलिटी, यानी कि ग्रुप 15 में अगर हाफ फील्ड आपको पी ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है यानी कि इसमें है सिमेट्री, और अगर सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा ग्रुप 16 से। ठीक है, यही बात लिखी हुई, ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज़्यादा। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। अभी तक हमने कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात नहीं करी, तो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर वो एलिमेंट कोई एनर्जी रिलीज़ कर रहा है स्टेबलाइज होने के बाद, तो वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं तो वो लेना नहीं चाहता है, बट हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे के इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर दे देते हैं, इस मेटल को या इस एलिमेंट को, जिस एनर्जी को, जितना एनर्जी हमने दिया वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ। ठीक है, वहीं अगर डेल्टा एच ई जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, ये बात बोल रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम सल्फर से पोलोनियम में इलेक्ट्रॉन्स देते जाएंगे वैसे वैसे हमें उनमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। और वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका स्मॉल साइज और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपल्सन देते हैं, जिसकी वजह से बहुत लेस निगेटिव डेल्टा एच ई जी देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें देखो कह रहा है डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम द सल्फर टू पोलोनियम। अच्छा, ये देखो जब भी कोई भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको निगेटिव डेल्टा एच दिखाते हैं हम। ठीक है, उसका डेल्टा एच निगेटिव होता है जब एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब एनर्जी हम किसी को देते हैं तो उसका पॉजिटिव डेल्टा एच होता है। ठीक है, अब देखो निगेटिव में डिक्रीज़ हो रही है यानी ओवरऑल ये बढ़ रही है, जैसे कि -6 मान लेते हैं सल्फ़र की है, -10 मान लेते हैं पोलोनियम की है। तो सल्फ़र का पोलोनियम से कम निगेटिव है, यानी हम बोल सकते हैं कि सल्फ़र का डेल्टा एच ई जी ज़्यादा है पोलोनियम से, जबकि इन जनरल हमें एनर्जी तो पोलोनियम में ज़्यादा देनी पड़ी ना, बट हम साइन के साथ कंसीडर करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेल्टा एच वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होता है सल्फ़र से पोलोनियम, क्योंकि जब हम सल्फ़र या पोलोनियम में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसी को हम निगेटिव एनर्जी में काउंट करते हैं, और निगेटिव एनर्जी में काउंट करने के बाद हमें पता चलता है कि पोलोनियम में जो हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, वहीं सल्फ़र में जो हम देते हैं तो वो कम एनर्जी रिलीज़ करता है। जबकि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका बहुत छोटा साइज होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जिससे इसका लेस निगेटिव डेल्टा एच जी देखने को मिलता है। यानी कि ऑक्सीजन के पास देखो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो इसमें बहुत सारा रिपल्सन मिलने लगेगा, जिसकी वजह से नया इलेक्ट्रॉन इसमें दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब नया इलेक्ट्रॉन इसमें दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसका मतलब होगा क्या कि इसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी अलग से लगा करके तब इसके अंदर मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, यानी कि इसका डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से सल्फ़र का जो है वो सबसे ज़्यादा डेल्टा एच जी, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का, और फिर पोलोनियम का, एंड देन ऑक्सीजन का। देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है ये देखते हैं। देखो बता रहा है कि पोलोनियम का जो है वो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू टेल्यूरियम से कम है, सेलेनियम से कम है, और सल्फ़र से कम है। और ऑक्सीजन का तो सबसे कम बता रहा है, ऑक्सीजन का सबसे कम इसलिए बता रहा है क्योंकि स्मॉल साइज और 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिपल्सन होगा अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को, जिससे लेस निगेटिव डेल्टा एच ई जी देखने को मिलेगा। इसमें एक्सेप्शन है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात होगी तो उसमें ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाएगा, बाकी जो सूची है वो नॉर्मल रहेगी। अगर इसमें मैंने आपको कंफ्यूज किया होगा तो मैं लास्ट में एक शॉर्ट्स डाल दूंगा जहाँ से आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। अच्छा, ये जो मैं शॉर्ट्स डालने वाला हूँ इसका लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगा और यहाँ पर आप इसका लिंक देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इसको ज़रा स्किप करते हैं। इसको अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो डायरेक्टली याद रख लीजिए, वरना मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगा। ठीक है,
नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ऑब्वियसली, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड है कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटती नजर आएगी। वहीं अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो देखो वही बात कर रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जहाँ पर पोलोनियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक बता रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और ये डिक्रीजिंग एन वैल्यू की वजह से होता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। वहीं अगर डेंसिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हुई नज़र आती है, यानी कि ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे कम, क्योंकि ऑक्सीजन का मास सबसे कम और डेंसिटी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की डेंसिटी। दैट्स वाई ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो सबसे कम और पोलोनियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट देखने को मिलते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फर, मेटलॉइड वहीं बीच के दो सेलेनियम टेल्यूरियम और मेटल पोलोनियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, जिसका हाफ लाइफ 13.8 डेज़ का होता है, यानी कि 13.8 डेज़ में इसका आधा से ज़्यादा, अगर आप आधा बनाए, अगर आपने मान लो 10 ग्राम बनाया है पोलोनियम, तो ये 13.8 डेज़ के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम बचेगा, बाकी सब टूट के ख़त्म हो जाएगा। वहीं अगर ग्रुप 16 की बात करें तो ये एलोट्रॉपी दिखाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, तभी तो O3 बनता है। वहीं अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप सबसे पहले इसकी एटॉमिक मास बढ़ती नज़र आती है। एटॉमिक मास बढ़ता है तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं तो अच्छी खासी पैकिंग देखने को मिलती है, इसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, वो होता है मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर, और मेटेलिक बॉन्डिंग वो ज़्यादा दिखाते हैं जिनके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एस का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसकी वजह से इनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है, और इनएक्टिवेशन की वजह से पोलोनियम का जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है रिएक्शन में, जबकि टेल्यूरियम का जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर जाता है रिएक्शन में, जिसकी वजह से टेल्यूरियम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब ज़्यादा अच्छी पैकिंग, जिसकी वजह से टेल्यूरियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और पोलोनियम का उनसे कम, एंड देन नॉर्मल ट्रेंड इन ऑक्सीजन सल्फर एंड सेलेनियम इसका एक्सेप्शन देखने को आपको मिलता है। वहीं टेल्यूरियम और पोलोनियम अपना साइज एक्सचेंज करते हैं, रीजन बता दिया। देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड द सल्फर ड्यू टू एटॉमिसिटी। देखो सल्फर का एटॉमिसिटी S8 होता है, वहीं ऑक्सीजन का O2 होता है। अब S8 तो बहुत भारी हो गया, इसमें वंडर वाल फोर्सेज ज़्यादा लगने लगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स का बढ़ जाएगा। वहीं ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ O2 ही है। नेक्स्ट अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ग्रुप 16 के एलिमेंट में बहुत सारे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं, जैसे -2 +2 +4 +6। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -2, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +2, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +4 और 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +6। स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं कि आप 2 इलेक्ट्रॉन ले सको। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको खींचने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और खींचने की ताकत सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पास ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और मेटल्स हमेशा डोनेट करते हैं, वो कभी लेते नहीं हैं, वो कभी देते नहीं, सॉरी, मेटल्स हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, वो कभी देते नहीं हैं, जिसकी वजह से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है स्टेबिलिटी इसकी। वहीं अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बात करें तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सिर्फ OF2 को छोड़ दें तो यहाँ पर अधिकतर हमें -2 मतलब मोस्टली हमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सिर्फ OF2 एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देखने को मिलता है। वहीं सल्फर, सिलेरियम एंड टेल्यूरियम यूजुअली सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दे रीच अप टू +6। देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो हैं ये पावरफुल लोग हैं, और ये पावरफुल लोग हैं तो ये आगे वाले को डरा धमका के रखेंगे, और जब ये डरा धमका के रखेंगे तो ये +6 तक दूसरे को ले जा सकते हैं, जबकि सल्फर, सिलेरियम और टेलियम का प्रेफरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। वहीं स्टेबिलिटी ऑफ +6 की बात करें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, +6 की स्टेबिलिटी घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको 13, 14, 15 सब में बताया है। वहीं +4 +6 कंपाउंड प्राइमरली कोवेलेंट होते हैं। पोलराइजिंग पावर फजान रूल, चार्ज बाई साइज रेशियो होता है। चार्ज बाई साइज का रेशियो जो होता है
वो कोवेलेंट प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। देखो इनमें चार्ज का +2 का है और साइज भी इनका छोटा है ग्रुप 15 से, तो ऑब्वियसली +2 क्या +4 और +6 का चार्ज, यानी चार्ज तो और भी ज़्यादा है, तो और ज़्यादा है तो कोवेलेंट कंपाउंडिंग फॉर्मेशन करेंगे फजान रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर नॉर्मलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं जब ये डायरेक्टली अटैच होते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं फोन F1। जब ये सब हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इन ऑक्सीजन की कोवैलेंसी लिमिटेड होती है 4 तक, क्योंकि इनमें कोई डी ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन रियल लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ 2 की कोवैलेंसी ही दिखाते नजर आते हैं। यानी ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 की ही कोवैलेंसी दिखाता नजर आता है। वैसे ये 4 कर सकता है बट ये करता नहीं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बट यस 2 का पॉसिबिलिटी है तो 2 ये दिखाता है। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्राइड बनाते हैं H2E के फॉर्म में, लाइक H2O, H2S, ऐसे हाइड्राइड्स बनाते हुए नजर आते हैं। अगर एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड की बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि देखो एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं। अच्छा, जो H+ देंगे उनका और मेटल का बॉन्डिंग, उनका और इनका बॉन्डिंग जो है वो वीक होना चाहिए। अगर इनका बॉन्डिंग वीक होगा तो ये जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी H+ रिलीज होगा। अब देखो बॉन्डिंग वीक होगा कैसे? जब या तो इस एक मेटल का साइज इतना बड़ा और एक का इतना बड़ा, तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, तब बॉन्ड वीक हो जाए, जो कि टेल्यूरियम के केस में होता है। वहीं सेलेनियम उससे थोड़ा छोटा, सल्फर उससे छोटा और H2O तो उससे भी छोटा। तो जितना इतना छोटा होता जाएगा उतना होता बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, टूटने की वैल्यू कम, यानी कि हाइड्रोजन रिलीज़ करने की टेंडेंसी कम। तो इसका मतलब H2T जल्दी हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, वहीं H2O उतना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वहीं बॉन्ड टूटने की बात आ गई। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी H2O को देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो सेम ट्रेंड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यानी हीट देके, हीट बहुत ज़्यादा लेने के बाद भी कौन अपना कन्फिग्रेशन मेंटेन करेगा? तो वही मेंटेन करेगा जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर सेम सा ही होगा। वहीं अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब दूसरे को रिड्यूस कर दे। जो दूसरे को रिड्यूस कर दे वो सामने वाले में H+ का एडिशन कर देगा, तो H+ जो जल्दी रिलीज़ करेगा, यानी जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा स्ट्रेंथ कम, तो वहीं वाला ट्रेंड आप देखने को मिल सकता है। अच्छा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में H2O कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि H2O कभी भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमें नहीं दिखाता है, ठीक है। अगर H एंगल की बात करें तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता रहता है। इसका रीज़न ये है कि देखो जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यानी कि 2 लोन पेयर बच गया, एक और 2 बॉन्ड पेयर हो गया। अब ये 2 लोन पेयर छोटे से हाइड्रोजन में और छोटे से ऑक्सीजन में काफ़ी अच्छा खासा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर बड़े टेल्यूरियम की बात करें तो उनमें देखो दूर दूर रहेंगे लोन पेयर, जिसकी वजह से रिपल्सन कम रहेगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो घटा हुआ नज़र आएगा। तो वही चीज़ हो रहा है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन की, तो दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO2 एंड EO3। EO2 यानी SO2 और EO3 यानी SO3। अगर EO2 टाइप के ऑक्सीजन के ऑक्साइड की बात करें तो O3 बनता है, ऑक्सीजन EO3 टाइप का नहीं बना पाता है, नहीं तो वो O4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑक्सीजन के लिए। टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो गैसियस ऑक्साइड्स कौन देखने को मिलते हैं? ओजोन O3 और सल्फर डाइऑक्साइड डेट इज़ SO2। सॉलिड्स की बात करें तो सेलेनियम डाइऑक्साइड, यानी कि ऊपर के जो 2 हैं वो आपको गैस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, गैसियस डाइऑक्साइड बनाते हैं, और वहीं सेलेनियम की बात करें तो वो सॉलिड डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम फॉर्म ऑक्साइड द बोथ टाइप, वाइल ऑक्सीजन ओनली फॉर्म ऑक्साइड द EO2 टाइप। अब इसलिए मैंने बता दिया ऑक्सीजन कभी अपनी कोवैलेंसी 4 पर नहीं ले जा सकता, वैसे अलाउड है बट वो नहीं ले जा सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। वहीं अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो बोथ द ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, चाहे वो EO2 हो चाहे वो EO3 टाइप का ऑक्साइड हो, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करते हैं। ये हैलाइड फॉर्म करते हैं EX6, EX4 एंड EX2 टाइप के। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ F-, Cl-, Br- एंड I-। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हैलोजन्स के साथ इनकी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी और स्टेबिलिटी घटती जाएगी। सेम रीज़न यहाँ पर दिया गया है। ओनली EF6 आर स्टेबल हेक्साहालाइड, रेस्ट आर नॉट स्टेबल। कह रहा है सिर्फ EF6 जो हेक्साहालाइड है वही स्टेबल होते हैं, बाकी और कोई भी
स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमेट्री लीड करता है, गैसियस इन नेचर होते हैं। और SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ये बात याद रखने की, SF6 जो है किसी स्टेरिक रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो EX6 टाइप का जो हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, EX4 उतना स्टेबल नहीं, EX2 उतना स्टेबल नहीं। दैट्स वाई आपको कभी भी SF2 या फिर आप मान लो SF4 ये सब नहीं देखने को मिलता है, रेदर आपको SF6 ज़्यादा देखने को मिला होगा। वहीं अगर EX4 टाइप के हैलाइड की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर एंड सीसॉ ज्योमेट्री होता है। सीसॉ ज्योमेट्री मतलब कैसे देखते हैं, देखो EX4 बना के देखते हैं। तो सल्फ़र ये हो गया, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, और फिर ये हो गया फ्लोरीन आपका, और ये हो गया एक लोन पेयर, यानी 4 सिग्मा और एक लोन पेयर आया, ठीक है। और 4 सिग्मा एक लोन पेयर को अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में रखा जाए तो वो कुछ ऐसा सा जो है वो फॉर्मेशन करना चाहिए था, बट ये ऐसा ना बना करके, देखो इसमें कहाँ कहाँ होता है, सल्फ़र के साथ एक फ्लोरीन मान लो यहाँ पर जुड़ गया, और एक फ्लोरीन मान लो यहाँ पर जुड़ गया, फिर एक लोन पेयर होता है यहाँ पे, और एक फ्लोरीन अपर द प्लेन और एक फ्लोरीन डाउन द प्लेन होता है, ठीक है। कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से इसका अगर आप फॉर्मेशन देखो तो कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसको उल्टा करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा, तो ये देखो नहीं, सीसॉ जैसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई बैठ जाए, यहाँ पर कोई बैठ जाए। तो यहाँ पर फ्लोरीन बैठा है, 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 यहाँ पर सल्फर बैठा है। दैट्स वाई दे फॉर्म सीसॉ शेप, ठीक है। अगर वहीं SF4 की बात करें तो वो गैस होता है, CF4 लिक्विड और TeF4 जो है वो गैस। नेक्स्ट अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो डाई क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, डाई ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन कभी भी डाई क्लोराइड नहीं बना पाता है, क्योंकि क्लोराइड के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो ऑक्सीजन को +2 में ले जा सके। वही ब्रोमाइन की तो और भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी वजह से वो ऑक्सीजन को +2 में नहीं ले जा पाता है। मोनोहेलाइड्स की बात करें तो वो डाइमरिक नेचर के होते हैं, जो भी मोनोहेलाइड्स बनते हैं वो डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी SF कभी भी नहीं बनेगा, H2F2 बनेगा, ये डाइमर बना लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए। वही डाइमर के जो हेलाइड हैं वो अंडरगो करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन, यानी डाइमर के हेलाइड्स में डिसप्रपोर्शनेशन होता है, जैसे Fe2Cl2 जो है वो टूट करके SeCl4 और He दे देता है। अच्छा कह रहा है कि H2S लेस एसिडिक देन H2E, क्यों? क्योंकि H2T का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेंथ बहुत कम, तो जल्दी से रिलीज कर देगा हाइड्रोजन। देखो यही लिखा होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, यानी बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो जल्दी हमें देता हुआ नजर आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रुप 16 जो है वो ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि मैंने बहुत जल्दी में पढ़ाया है ये, तो मैं इसका एक अच्छा वर्जन भी बाद में अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए आप इसको इसी तरह से कुछ देखें। ये आज ग्रुप 16 के वीडियो के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप आए, यहाँ पर अपना टाइम दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रुप 15 और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रुप 17 की वीडियो, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। ध्यान रखो सभी लोग अपना, मस्त खाओ पियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट। सभी लोग फोड़ के आओ अच्छे से और सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।